अब आता है दूसरा चैप्टर, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ बिहेवियरल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम पर्टिकुलरली द ब्रेन। यानी बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर में पर्टिकुलरली हम ब्रेन के बारे में जो पढ़ते हैं ना, ब्रेन हमारे दिमाग में क्या चीज़ें करना है वही चीज़ें हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी 6 डिटरमाइन एक्टिविटी इन द नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू बिहेवियर एंड माइंड, वही चीज़ें। बॉडी माइंड रिलेशनशिप, सबसे पहली चीज़ आती है बॉडी माइंड, यानी बॉडी और अपने माइंड का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विच इन्वॉल्व बोथ बॉडी एंड माइंड, मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टैटिक्स। फिजिकल बॉडी का और मेंटल अपने दिमाग का कैसी चीज़ अफेक्ट ईच अदर, दोनों एक चीज़ दूसरे को अफेक्ट करती है भाई। अब अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो वो माइंड को अफेक्ट करेगा, अगर माइंड हेल्दी नहीं होगा तो वो बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करेगा। माइंड रिगार्डेड एज द फंक्शन ऑफ बॉडी सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस, एग्जाम्पल ऑब्जर्विंग, नोइंग, थिंकिंग। माइंड एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, जो ये बताता है कि अपन कैसे सोच रहे हैं, कैसे चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे चीज़ें जान रहे हैं, कैसे चीज़ें सोच रहे हैं, ये चीज़ें आती है इसमें। बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल स्केल एंड ब्रॉडली फंक्शन। बॉडी जो फिजिकल चीज़ है वो है बॉडी एंड माइंड, टू एस्पेक्ट ऑफ लिविंग। जीवन जिंदा इंसान में जो होती है वो चीज़ें, दो ही चीज़ें होती हैं, बॉडी एंड माइंड, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बॉडी एंड माइंड कांट एक्ट इंडिपेंडेंटली, दोनों चीज़ें अलग अलग, अकेले कोई चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती, वही है। ए हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन ए हेल्दी माइंड, जैसे कि वो वाक्य होता है ना, हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन, अगर हम हेल्दी शरीर होगा तभी उसमें हेल्दी माइंड एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब आता है लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ माइंड, क्या क्या लेवल है। अब लेवल जैसे कि लेवल क्या क्या हो सकते हैं माइंड के। एक तो कॉन्शियसनेस में क्या है, फुल्ली अवेयरनेस, हम क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वो इसमें आती है सारी कॉन्शियसनेस में। सब कॉन्शियसनेस, पार्शियली अवेयरनेस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, हम इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर होते हैं भाई, पार्शियली अवेयर ही होते हैं सब कॉन्शियस में, और अनकॉन्शियस में कोई अवेयरनेस नहीं होती, जैसे कि नींद में सो रहे हैं, नींद आ रही है, सब रात को सपने आते हैं वगैरह, ये अनकॉन्शियसनेस में आती है सारी चीज़ें। अब एक चार्ट है, ये चीज़ माइंड कैसे बॉडी को इफेक्ट करता है और बॉडी कैसे माइंड, बॉडी फंक्शंस, मेंटल प्रोसेस में थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, फीलिंग, इमेजिनिंग, रिमेम्बरिंग, जजिंग। और बॉडी फंक्शन में ऑर्गन, नर्व, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बॉडीली फ्लूइड्स, न्यूरोट्रांसमीटर, बॉडी माइंड रिलेशनशिप में आते हैं। अब इफेक्ट ऑफ बॉडी कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शन, यानी सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ बॉडी का मेंटल फंक्शन में कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है, और या मेंटल कंडीशन का बॉडी पे कैसे इफेक्ट होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बॉडी कंडीशन, अगर बॉडी कंडीशन जैसी है उसका मेंटल इफेक्ट क्या होगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मेंटल एक्साइटमेंट बढ़ेगी, यानी बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वो मेंटल एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। सीवियर पेन रिड्यूस कंसंट्रेशन लेवल, अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो वो चीज़ कंसंट्रेशन को इफेक्ट करेगी। क्रोनिक इलनेस कोई बीमारी है तो वो चीज़ें डिप्रेशन पैदा करेंगी। मेल फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एक्सर्ट फुल इन्फ्लुएंस ऑन वंस पर्सनैलिटी रिजल्टिंग इन लिथार्जी, नर्वस टेंशन, एटीसी। यानी अगर एंडोक्राइन ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो वो चीज़ें बॉडी पे इफेक्ट करेंगी, यानी कैसी चीज़ें, नर्वस टेंशन होगी वगैरह, लिथार्जी पैदा होगी। फिजिकल फैटिग अफेक्ट आउट मूड एंड रिड्यूस आउट मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। फिजिकल अगर हमें थकान है तो वो चीज़ें कंसंट्रेशन पे और हमारी मोटिवेशन पे इफेक्ट करती हैं, यानी फैटिग। ब्रेन इंजरी अफेक्ट में फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ब्रेन इंजरी भी इफेक्ट करती है। अब आती है मेंटल कंडीशन, बॉडी को कैसे इफेक्ट करती हैं। अनप्लेजेंट इमोशन लाइक फियर, एंगर, कोज इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, हेडेक। अगर हम डर रहे हैं, किसी चीज़ से गुस्सा हो रहे हैं, किसी चीज़ से चिढ़ रहे हैं तो ये सर दर्द वगैरह इन चीज़ों का मतलब बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करेंगे। डीप थिंकिंग, कंसंट्रेशन कैन कोज फिजिकल स्ट्रेन कर सकते हैं। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। ज़्यादा इमोशनल बाधाएँ आ रही हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो पेप्टिक अल्सर का एक कारण बन सकती है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है किसी इंडिविजुअल को। फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन आर एक्सप्रेस्ड थ्रू सिस्टम एंड कोज हाइपरटेंशन एंड कार्डिक डिजीज हो सकते हैं, टेंशन से वगैरह। अनकॉन्शियस मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स गिव राइज टू मैनी फिजिकल कंप्लेंट्स एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर लाइक कन्वर्जेशन डिसऑर्डर, बस चीज़ें ही। अब आता है जेनेटिक एंड बिहेवियर,
हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये चीज़ें कैसे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। हेरिडिटी कैसे इफेक्ट करेगी? पेरेंट्स जो चीज़ें हमें सिखाएंगे या जो चीज़ें वो सीख के आए हैं, जो हेरिडिटी में वही चीज़ें तो हमें इफेक्ट करेंगी। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज द सम टोटल ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, जो हमें पेरेंट्स से मिले। बायोलॉजिकली इट इज़ बीन डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ट्रेट्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो एक फर्टिलाइज्ड ओवम में प्रेजेंट होते हैं ट्रेट्स होते हैं, वही हमें आएंगे। अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड, वंस हेरिडिटी कंसिस्ट of all the structures, physical characteristic, function और capacities derived from parents other ancestry species। यानी पेरेंट्स से जो चीज़ें फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा है, फिजिकल मेकअप कैसा है, साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है, वह चीज़ें अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। भाई अपने में कैसी चीज़ें होंगी। और ये मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी 22 गुणसूत्र वगैरह, XY मदर से 23 गुणसूत्र आते हैं, ये चीज़ें आप जानते ही हैं। कंसिडर सम एरर हैपन्स, कभी कभी इन चीज़ों में एरर भी आ जाते हैं, जैसे कि 47 क्रोमोसोम होते हैं मंगोलिज्म में, डाउन सिंड्रोम में, ट्राइसोमी ऑफ 21 एबनॉर्मली, कैरेक्टरिस्टिक, सेक्स लिंक्ड, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया आदि ये चीज़ें होती रहती हैं। अब फिजिकल कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल कैरेक्टर जो मतलब हेरिडिटी के थ्रू होते हैं, हाइट अगर पेरेंट्स की ज़्यादा है तो अपनी भी ज़्यादा हो जाती कभी कभी। वेट, ओबेसिटी, टोन ऑफ वॉइस, BP, टूथ डिके, एथलेटिक एबिलिटी, फेमनेस ऑफ हैंडशेक, एक्टिविटी ऑफ लेवल, एज ऑफ डेथ, ये चीज़ें वो है जो हेरिडिटी से हमें फिजिकल वो चीज़ें हैं जो हेरिडिटी से हमें आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आ सकती हैं। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक, मेमोरी, इंटेलिजेंस, एज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, रीडिंग डिसेबिलिटी, ये चीज़ें आ सकती हैं। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल साइनेस, एक्सट्रोवर्जन, इमोशनैलिटी, न्यूरोटिज्म, साइजोफीनिया, एंजाइटी, ये चीज़ें वो है जो हेरिडिटी के थ्रू हमारे अंदर आ सकती है। कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली बाय जेनेटिक फैक्टर्स, ये चीज़ें जेनेटिक फैक्टर के द्वारा हमें आ सकती हैं। अब आता है एनवायरनमेंट कवर्स द सोशल, moral, economical, political, physical, intellectual factor which influence the development of the individual from time to time। यानी टाइम के साथ इन्वायरमेंट फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट इस जीन्स के अलावा जो भी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर में आती है। बोरिंग लैंग फील्ड नहीं, ये थ्योरी दे रही। एनवायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट हैव अफेक्ट एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल साइंस बिगिन लाइफ। नीचे अब आता है टाइप्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, क्या क्या चीज़ें मतलब टाइप एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, कैसी चीज़ें करते हैं। इंटरसेलुलर पहला आता है, इसका 3 टाइप के होते हैं एनवायरनमेंट, इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट, इंट्रा यूटेराइन और एक्सटर्नल। इंट्रासेलुलर मतलब एक जाइगोट होता है, उसमें कैसा एनवायरनमेंट होगा, उसमें अगर प्रॉपर चीज़ें होंगी तो प्रॉपर वो हेल्दी ग्रोथ करेगा, अगर नहीं होगी तो वो चीज़ प्रॉपर हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है इंट्रा यूटेराइन, यानी यूटेराइन में जाने के बाद जाइगोट को कैसे एनवायरनमेंट मिल रहा है, सेल्टर पे भी ड्यूरिंग पेरेंटल लाइफ, नरिश टू अम्बिलिकल कॉर्ड से कैसा नरिशमेंट उसे मिल रहा है, कैसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उस पर डिपेंड करेगा उसका बिहेवियर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फिजिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। अब फिजिकल में नॉन लिविंग जैसे वाटर, एयर, सॉइल, हीट, लाइट वगैरह अफेक्ट बॉडी एंड माइंड। ग्रोइंग चाइल्ड, बच्चे की मतलब हमको अफेक्ट करते हैं भाई, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अगर छोटा बच्चा है तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है, अगर उसे पानी वगैरह सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं भाई। दूसरा आता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लिविंग कंपोनेंट जो प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, बैक्टीरिया वगैरह, ये चीज़ें भी अफेक्ट करती है बॉडी माइंड रिलेशनशिप को। फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड कल्चर, वैल्यूज़, कस्टम, हैबिट्स, हमारी हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है कि आने वाली जनरेशन कैसी होगी। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है। ईच इंडिविजुअल एंटर्स द वर्ल्ड विद सर्टेन हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। हर कोई इंडिविजुअल किसी न कुछ जेनेटिक कैरेक्टर लेके ही अपने साथ आता है एंड ग्रो अप देयर सराउंडिंग, और अपनी सराउंडिंग में ग्रो करता है भाई, उसे इफेक्ट कर रही है। रिलेटिव इन्फ्लुएंस डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू अदर। रिलेटिव यानी मैं कैसा सोच रहा हूँ, दूसरा कैसा है, वो कैसा है, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड भी करता है और जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है। इंटरडिपेंडेंट फोर्स, हेरिडिटी कैरेक्टर, म्यूजिक, आर्ट,
म्यूजिक आर्ट मतलब हेरिडिटी कैरेक्टर तो है, कोई मतलब किसी के पिता मान लो भी म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, तो ये चीज़ें तो है, लेकिन अगर उस चीज़ को दबा दिया जाए, उसके आने वाले जनरेशन में वो चीज़ें उन्हें कभी करने नहीं दी जाए तो वो चीज़ें बाहर आएंगी नहीं। लेकिन अगर उसे इन्वायरमेंट दिया जाए, म्यूजिक का इन्वायरमेंट दे दिया, वे म्यूजिक बज रहे हैं घर में, तो वो चीज़ें डेवलप हो सकती हैं उसमें भी, यानी जेनेटिक हो सकती है। हेरिडिटी प्रोवाइड रो टाइप मटेरियल, हेरिडिटी रो मटेरियल और एनवायरनमेंट उसे अपने अकॉर्डिंग बनाता है। ब्रेन एंड बिहेवियर, द एंटायर बिहेवियर इज इफेक्टिवली मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड बिहेवियर, द एंटायर बिहेवियर, पूरा अपना जो बिहेवियर होता है अपने नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है, भाई अपना नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो ये हम बता पाएंगे। सेंस इंप्रेशन रिसीव, सबसे पहले सेंस आया बाय सेंस ऑर्गन। लर्निंग आल्सो इज ए ग्रेट एक्सटेंट टू कंट्रोल द नर्वस सिस्टम, अपन क्या चीज़ें सीख रहे हैं वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड कर। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन नर्वस सिस्टम। डिफेक्ट इन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कुछ और ब्रेन में कुछ इंजरीज हो जाती हैं तो वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व बॉडी माइंड रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस बॉडीली फैक्टर, इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन कॉल्ड, इसमें सेंस ऑर्गन जो अपन किसी चीज़ का सेंस कर रहे हैं वो चीज़ें कहलाती है रिसेप्टर। मसल्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड जो चीज़ें इफेक्ट करेंगी वो इफेक्टर्स। द नर्वस सिस्टम नोन एज द कनेक्टर्स, इनमें कनेक्टर, नर्वस सिस्टम एक कनेक्टर का काम करता है। अब आता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? फिजियोलॉजी और सेंसेशन। बिहेवियर इन ऑल फॉर्म एंड शेप हैज़ डेफिनेटली ए बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेस। बिहेवियर बेस्ड ऑन वेरियस स्टिमुलाई इन इन्वायरमेंट। बिहेवियर कोई भी चीज़ में अपन जैसे कोई कांटा लगा वगैरह, अपन क्या प्रोसेस होती है उसकी, क्या चीज़ें उससे इफेक्ट होते हैं। नी जर्क रिफ्लेक्स वाला एक्सटर्नल रिसेप्टर हो सकते हैं, इंटरनल रिसेप्टर हो सकते हैं। विच एक्सटर्नल में क्या है, विच सेंसरी मैकेनिज्म हेल्प्स अस मेक कॉन्टेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड, जो दूसरे पूरे चीज़ों से हमें अवगत करवाती है। एग्जाम्पल आई, ईयर, नोज जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन। अबाउट सेंस ऑर्गन हेल्प इन एसिमुलेटिंग नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, जो अपने अपन चीज़ें आंखों से देख रहे हैं सामने क्या चीज़ है और अपन महसूस करते हैं, कानों से सुनते हैं, मतलब अपने सेंस ऑर्गन से चीज़ें बाहरी इन्वायरमेंट्स में दुनिया से कनेक्ट रहते हैं। रिसेप्टर विच आर स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव सेल्स associated when the receptors are not functioning properly they lead to sensory defect। अगर सेंसरी ऑर्गन ही प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा। इंटरनल रिसेप्टर एसोसिएटेड विद इंटरनल स्टिमुलाई प्रेजेंट इन आवर बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, हंगर एंड एंगर, ये चीज़ें इंटरनल रिसेप्टर। और अब आता है सेंसेशन। सेंसेशन क्या, किसी चीज़ को महसूस करना। सेंसेशन refers to a raw data of experience such as seeing a flashlight, hearing music, feeling a touch of fingertip etc। यानी किसी ने टच किया तो मुझे पता चल जाएगा, एकदम से लाइट बंद हो गई तो मेरे को पता चल जाएगा, कुछ चीज़ें अगर म्यूजिक बज रहा है तो मेरे को पता चल जाएगा, ये चीज़ें अपने को फील होना ही सेंसेशन है। मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर डिपेंड अपॉन व्हाट आवर सेंस टेल अस, यानी बिहेवियर उसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे सेंस ऑर्गन क्या क्या चीज़ें अपन को बता रहे हैं। द फंक्शनिंग ऑफ ऑल 5 सेंस इज कॉल्ड सेंसेशन। अपने 5 सेंस आई, ईयर, नोज, स्किन, स्मेल वगैरह, ये चीज़ें हमें बताएंगी, जो चीज़ें हमें बताएंगी उस चीज़ के हिसाब से अपना बिहेवियर होगा। जैसे कि खाने की चीज़ें हैं तो अपना बिहेवियर कैसा बदल जाएगा, स्किन को टच करेगा तो हमारा बिहेवियर अलग होगा। द फंक्शन ऑफ वी डिटेक्ट और एनकोड ए वेराइटी ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज, जैसे कि फिजिकल कोई भी फिजिकल एनर्जी आएगी वो रिसेप्टर्स में आएगी, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर जनरेटर पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, पैटर्न ऑफ नर्व एक्टिविटी इन द नर्वस सिस्टम में फिर हमें सेंस होगा, फिर हमें वो चीज़ें सेंस होगी। अब नर्सिंग एप्लीकेशन ऑफ सेंसरी प्रोसेस से क्या क्या अपने हाथ से हैं, जैसे कि लाइट, नॉइज़, टेस्ट, लेस ऑफ स्किन सेंसेशन, वेंटिलेशन। लाइट से क्या है, अभी एकदम से ज़्यादा लाइट अगर हमें दिखना बंद हो जाता, कभी कभी दिखना बंद हो जाता है, या धीरे धीरे अगर लाइट ब्लिंक हो रही है तो हमारा अफेक्ट बिहेवियर उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। नॉइज़, ज़्यादा नॉइज़ होगा तो टेस्ट, वेंटिलेशन, अगर रूम में वेंटिलेशन अच्छा खासा नहीं है तो वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारे बिहेवियर को। अगर स्किन सेंसेशन, अपनी स्किन सेंसेशन अगर कम हो रखी है यानी लूज़ है
तो वो चीज़ें इफेक्ट करती है हमारे बिहेवियर को। जैसे कि किसी की स्किन अगर जल रही है, उसमें सेंस ही नहीं हो रहा, वही जल रही है, तो वो अफेक्ट ही नहीं करेगा, उसके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। इफेक्टर्स आर टर्म्ड एज द ऑर्गन ऑफ रिस्पॉन्स। इफेक्टर रिस्पॉन्स पे करते हैं व्हाट रिसीव्ड बाय सेंसरी ऑर्गन इनपुट, रिस्पॉन्ड बाय बॉडीली टेम रिएक्शन एंड मोटर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय मसल्स एंड ग्लैंड्स। और मसल्स और ग्लैंड्स के द्वारा क्या इफेक्ट किया जा रहा है। मसल्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट मोटर एक्टिविटीज इन ऑर्डर रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ये क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेस कर रही हैं उन चीज़ों, क्या स्टिमुलस पे कैसे चीज़ें बिहेव कर रही हैं, वही चीज़। ग्लैंड्स असिस्ट इन वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी डाइजेशन। ग्लैंड्स डाइजेशन में हेल्प करती है, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन। अब डक्ट ग्लैंड कौन कौन सी होती है, जिनमें एक्सोक्राइन डक्ट ग्लैंड, जिनमें डक्ट पाई जाती है, वो सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, किडनी, सेक्स ग्लैंड। क्लोज एंड इनेट कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड द सिक्रेशन ऑफ डक्ट ग्लैंड। अगर इनके सिक्रेशन में और ह्यूमन बिहेवियर में भी कनेक्शन होता है। जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड से अगर सैलिवा सिक्रेट नहीं हुआ तो हमारा बिहेवियर एक टाइप का अलग हो जाएगा। मतलब बिहेवियरल ये चीज़ें बिहेव पे डिपेंड करती हैं, बिहेव इन पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें अगर सीक्रेट होंगी, ये चीज़ें काम करेंगी तो अपना बिहेव कैसा होगा, और नहीं करेंगी तो कैसा होगा। डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन प्ले ए वाइटल रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये डक्टलेस ग्लैंड मैक्सिमम हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, जो हार्मोन अपना बिहेवियर हार्मोन पर डिपेंड करता है। हार्मोन कौन सा सीक्रेट हो रहा है, कैसा सीक्रेट है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, मेल सेक्स ग्लैंड एंड गोनेड्स, पैंक्रियाज। अब आता है कनेक्टर्स। रिसेप्टर हो गए, इफेक्टर हो गए, और कनेक्टर्स और एडजस्टमेंट हेल्प इन रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ रिसेप्टर एंड इफेक्टर। दोनों के बीच की कड़ी होती है, उनमें क्या क्या चीज़ें रेगुलेट करनी है। ऑल एक्टिविटी डिपेंड ऑन मसल कोऑर्डिनेशन। कनेक्टर्स आर मेनली न्यूरॉन होते हैं अपने शरीर में मेनली। अब आता है नर्वस सिस्टम के पार्ट। क्या क्या नर्वस सिस्टम के पार्ट है, ये ग्लैंड्स वाला देखना, ये देख लेना, बता ही दिया डक्टलेस है, ये लिखना ज़रूरी है। अब आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। नर्वस सिस्टम दो पार्ट में बटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, मेड अप ऑफ लॉन्ग एक्सोन एंड डिपेंड ऑन कंटेंट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्व सिस्टम अदर देन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो पार्ट आते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से छोड़ के सारे पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। सेंट्रल कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में सिर्फ दो ही चीज़ आती है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। और ब्रेन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इधर दो भागों में मार दिया, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। सोमेटिक क्या होता है, वॉलंटरी होता है, ऑटोनोमिक इनवॉलंटरी होता है। अब फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं अलग अलग, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरेबेलम। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेडुला, पोन्स, सेरेबेलम। और इधर पीएनएस में जो डिवाइड किए थे सोमेटिक और ऑटोनोमिक, इसमें ऑटोनोमिक को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है, एक टू प्रिपेयर द बॉडी इन स्ट्रेसफुल इमरजेंसी। एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे चीज़ें बिहेव करनी है, वो चीज़ें सिंपैथेटिक डिवीजन में डिपेंड करती है। पैरासिम्पैथेटिक द काम, यानी शांत अगर रिलैक्स बैठे हैं उस चीज़ पे अपन को कैसे बिहेव करना है, वो चीज़ें हैं। फिर आता है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। न्यूरॉन की बेसिक एलिमेंट। न्यूरॉन सिस्टम इज थ्री टाइप। नर्वस सिस्टम थ्री टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, तीन न्यूरॉन के टेबल, सेंसरी, मोटर, इंटरन्यूरॉन होती है। अब इसके स्ट्रक्चर में डेंड्राइट्स होते हैं जो इम्पल्स को लेते हैं, एक्सॉन जो इसका आगे भेजती है सिग्नल को, सेल बॉडी, स्वान सेल, माइलिन शीट, नोड ऑफ एनीवेयर, ये इसके पार्ट आ गए। और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अपना बायोलॉजिकल सिस्टम कैसा है वो बिहेवियर को डिसाइड करता है, बिहेवियर भी उसी हिसाब से। न्यूरोट्रांसमीटर वही है, गाबा, एसिटाइलकोलिन, गामा वगैरह। न्यूरोट्रांसमीटर प्ले एन एसेंशियल फंक्शन इन द रोल ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर। डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कैन प्रोड्यूस। अगर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेस में है या कम है, ज़्यादा है, तो वो चीज़ें बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइलकोलिन, ग्लूटामेट, गामा, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन हो सकते हैं। एसिटाइलकोलिन क्या काम करता है, रेगुलेट मसल्स मूवमेंट्स एंड
कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ग्लूटामेट क्या काम करता है? ग्लूटामेट करता है हेल्प इन मेमोरी प्रोसेस, गामा मॉडरेट्स ईटिंग एग्रेशन, डोपामिन वो होता ही है, स्ट्रेसफुल वॉलंटरी डिसीजन मेकिंग, इनएबिलिटी, डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन कॉज पार्किंसन डिजीज वगैरह। सीरोटोनिन रेगुलेट स्लीप, ईटिंग, मूड एंड पेन। एंडोर्फिन रिड्यूस पेन एंड प्लेजरेबल फीलिंग। अब आता है सीएनएस। सीएनएस के क्या क्या कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं और सीएनएस कैसे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सीएनएस ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। डिटेल में ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी है, उनको पढ़ लेना एक बार, चीज़ें समझ में आ जाएगी। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड एक्ट इज द इंटीग्रेटिंग एंड कमांड सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड सीएनएस क्या काम करता है? कमांड सेंटर की तरह काम करता है। ब्रेन हैज़ एबिलिटी टू गाइड एंड ह्यूमन बिहेवियर। फोर ब्रेन सीएनएस में फोर ब्रेन के 4 पार्ट आ गए। फोर ब्रेन मिड ब्रेन है, एंड ब्रेन 3 पार्ट आ गए। फोर ब्रेन में क्या कहे जाते हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरेबेलम। थैलेमस एक्ट एज ए रिले स्टेशन। थैलेमस रिले स्टेशन कहते हैं, दैट रिसीव ऑल सेंसरी सिग्नल एंड नर्व ऑल मोटर सिग्नल्स। सारे मोटर सिग्नल इसी में आएंगे। हाइपोथैलेमस प्ले ए वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग इमोशनल बिहेवियर एंड मोटिवेशनल बिहेवियर सच एज ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस में आती हैं। इट आल्सो कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड बॉडी टेम्परेचर। लिम्बिक सिस्टम मेजर स्ट्रक्चर इन द ऑल्फैक्टरी बल्ब। इसमें क्या क्या कौन सी मेजर स्ट्रक्चर होती है? ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है एक तो, सेप्टल न्यूक्लियाई होते हैं, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड सिंगुलेट गायरीज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एमिगडाला प्ले रोल इन इमोशनल बिहेवियर में एमिगडाला एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले। हिप्पोकैम्पस हैज रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी में हिप्पोकैम्पस काम करता है। सेरेब्रम मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट पार्ट responsible for higher order function like language and information processing, cognitive function, alternation, perception, memory। ये चीज़ें काम मतलब कौन सा ऐसा क्या कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, ये चीज़ें बतानी है। मिड ब्रेन कंसर्न विद द रिलेइंग ऑफ मैसेज, हियरिंग एंड साइट। मिड ब्रेन क्या काम कर रहा है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द arousal it make is the alert and active in brain। medulla pons cerebellum। मेडुला क्या होता है? इट रेगुलेट्स बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, बीपी, मेंटेन अपराइट पोस्चर, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, डाइजेशन, सर्कुलेशन। पोन्स इन्वॉल्व इन स्लीप मैकेनिज्म पर्टिकुलर विद द ड्रीमिंग। सेरेबेलम इट मेन फंक्शन कोऑर्डिनेटिंग ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स। इट आल्सो स्टोर मेमोरी ऑफ मूवमेंट्स, पैटर्न्स, वर्क, डांस etc। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड इट कैरी सेंसरी इम्पल्स टू ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है। भी क्या क्या सिग्नल्स आ रहे हैं वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम नर्व स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। नोट इन्वॉल्व ब्रेन सच एज आई ब्लिंकिंग, नी जर्क, प्यूपिल। और ब्रेन नी जर्क में, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन में, आई ब्लिंकिंग में, इनमें ब्रेन का कोई काम नहीं होता है, डायरेक्ट और अपने आप नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो जाती हैं। अब ब्रेन का चीज़ें हो जाती हैं, ये होगी, देख लेना एक बार, आराम से पढ़ लेना। अब आता है डायग्राम मेजर स्ट्रक्चर इन द ब्रेन। क्या क्या स्ट्रक्चर होती है ये डायग्राम में? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस कैलोसम, थैलेमस, सेरेबेलम, पोन्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस वगैरह। और फ्रंटल लोब, 4 लोब होती है ब्रेन की, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। फ्रंटल कौन से काम करती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, वर्ड प्रोडक्शन, बिहेवियर कंट्रोल, इमोशन। ऑक्सीपिटल विजन का काम करती है। टेम्पोरल वर्ड अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, इमोशन एंड नॉट विजुअल। पीएनएस के 2 पार्ट होते हैं, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक क्या काम करता है? बोथ सेंसरी एंड मोटर। इसमें सेंसरी और मोटर दोनों नर्व पाले। रिले इम्पल्स, CNS2 इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल, स्केलेटल मसल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रिले इम्पल्स, CNS2 इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल, स्मूथ मसल्स। और ऑटोनॉमिक भी 2 पार्ट का है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स और पैरासिम्पैथेटिक पीसफुल रेस्ट रिस्पॉन्स। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर 4 लोब्स में डिवाइड किया गया, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल। वो चीज़ें आएगी। एसोसिएशन एरिया भी पाए जाते हैं। सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। जैसा कि नाम से है, विजुअल देखना, ऑडिटरी सुनना, इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं। अब आता है नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स, यानी
बिहेवियर का नेचर कैसा होता है? इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंसरी, इंटीग्रेटिव मोटर। सेंसरी में सेंस करना इनसाइड और आउटसाइड बॉडी मॉनिटर टेम्परेचर, लाइट, साउंड, प्रेशर, ये चीज़ें सेंस करना सेंसरी में आएंगे। इंटीग्रेटिव सेंसरी इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। इंटीग्रेटिव मतलब चेंज करना नर्व इम्पल्स को, जैसे कोई सिग्नल आया उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट करना। मोटर बेस्ड ऑन द सेंसरी इनपुट एंड इंटीग्रेशन द नर्वस सिस्टम मोटर। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, पर कॉन्शियस, प्री कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस में जिस चीज़ों के बारे में हम अवेयर होते हैं, प्री कॉन्शियसनेस थोड़ा बहुत अवेयर होते हैं, ज़्यादा नहीं, या चीज़ों के बारे में रिकॉल कर सकते हैं, जो चीज़ें भूल तो गए हैं लेकिन उन्हें वापस रिकॉल कर सकते हैं हम लोग। पर कॉन्शियस में अनकॉन्शियस जो चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस जो कांट एक टाइम में हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। कॉन्शियसनेस अब एक बार पढ़ लेते हैं। कॉन्शियसनेस लेवल, ऑल दोज एक्सपीरियंस ऑफ विच इंडिविजुअल अवेयर एट पर्टिकुलर टाइम, attending something, observing etc. Every conscious experience have 3 aspects: cognitive, affect. Every experience it is complex, none is pure. Every experience, हर अपना कोई भी जो एक्सपीरियंस होता है वो प्योर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स ही होता है। जैसे कॉन्शियसनेस हम किसी को 100% तवज्जो दे ही नहीं सकते या किसी चीज़ को अटेंड करके देख ही नहीं सकते 100%। पर कॉन्शियस मेमोरीज इंडिविजुअल नॉट अवेयर बट कैन रिकॉल व्हेन ही वांट, यानी कुछ यादें होती है जो हमें रेगुलर याद ही नहीं रहता, लेकिन हम अगर दिमाग पे जो डाल के याद करना चाहिए तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। ये होता है पर कॉन्शियस लेवल में आता है। ऑल्सो कॉल्ड सबकॉन्शियस, इसे सबकॉन्शियस भी कहते हैं। ट्राइंग टू रिकॉल समथिंग। अनकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस में एक्सपीरियंस विच नॉट इजीली reached by conscious and perconscious experience. We are not aware to this type experience, can't understand in one time. एक टाइम में हम उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते, जैसे कि हमें सपने आते हैं, उन चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाते कि कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। फिर आता है इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। इड ईगो क्या होता है? इड जिस अनकॉन्शियस लेवल का एक पार्ट है, ईगो कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है, सुपर ईगो जो रियलिटी बेस्ड होता है। ईड में क्या होता है कि हम वो चीज़ें करते हैं जिसमें हमारा नुकसान हो सकता है, और ईगो एक बीच का रास्ता होता है, और सुपर ईगो में जो गलत रास्ता होता है, भाई हाँ ये गलत है, ये चीज़ें गलत है। एक चीज़ नहीं हो रही है, हम कोई काम करने वाला है, एक दिमाग बोलता है कि यार ये चीज़ नुकसान करेगी, एक चीज़ बोलता है ये यार ये रास्ता गलत है। लेकिन ईगो वो चीज़ होती है जो उस दोनों के बीच का रास्ता निकालती है। जैसे कि ईड इंस्ट्रक्टिव एंड प्रिमिटिव होती है, एक्सट्रीम इंटरनली इनकॉन्शियस होती है, प्लेजर प्रिंसिपल पे जो हमें कुछ देर के लिए खुशी प्रदान करती है, उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सेंटर ऑफ वांट्स एंड प्राइमल डिज़ायर पे डिपेंड करती है। डिमांड्स इमीडिएट चीज़ें मांगती है, मतलब भाई हमें अभी इस चीज़ का रिजल्ट चाहिए वगैरह। बोर्न विद सेटिस्फेक्शन के साथ आती है। लोकेटेड इन सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस ट्राइज टू सेटिस्फाई बेसिक सेक्सुअल एंड एग्रेशन ड्राइव्स प्लेजर प्रिंसिपल। ईगो जो दोनों के बीच, अब पहले से सुपर ईगो पढ़ लेते हैं क्योंकि ईगो इसमें दोनों के बीच का रास्ता होता है भाई, गलत और सही में से। सुपर ईगो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बोथ इन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, दोनों जगह पे होती है। लर्न राइट एंड रॉन्ग दैट कंट्रोल यू, अपन सही और गलत में से अपने को कंट्रोल करती है। मोरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है। रिप्रेजेंट इंटरनलाइज्ड आइडियल्स, provide standard for judging what we should do, right or wrong. The conscious ego motivates us to do what in morally right, जो हमारे सैद्धांतिक रूप से क्या चीज़ें सही है उस पर डिपेंड करती हैं। अब आता है ईगो रेशनली होती है। इंश्योर दैट इट्स वांट्स आर एक्सेप्टेबल इन द रियल वर्ल्ड, मोस्टली लोकेटेड इन द कॉन्शियस पार्ट में होती है। मॉडरेट बिटवीन इड and super ecological aspect of personality cause part of the personality with executive reality principle पे डिपेंड करती है, जो सही चीज़ है उन्हीं पे। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एक नॉलेज ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स टू नर्स में क्या क्या उसके इम्पोर्टेंस है भाई नर्सिंग लाइफ में। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर, एक इंसान के मतलब कैसा बिहेव कर सकता है वो चीज़ें नर्वस सिस्टम के थ्रू सीखते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लैंडुलर सिक्रेशन इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी, ग्लैंडुलर सिक्रेशन पर्सनैलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। टू अंडरस्टैंड द वेरियस डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड देयर इफेक्ट ऑन
ह्यूमन बिहेवियर पे क्या क्या बिहेव इफेक्ट होता है, ये चीज़ें